Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me Ikra Saeed. I am a clinical psychologist. कुछ टाइम से हमारी जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट है उसमें हम फर्स्ट 2 चैप्टर साइकोलॉजी के कवर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा, उसके अलावा स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड देन गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा। सेकेंड चैप्टर में हमने रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी पढ़ा, या वो कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं। आज का जो हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट है वो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो आज ऑन स्क्रीन आने का मकसद ये था कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों से की जाएं, जैसा कि ड्राइंग के हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे एक्सक्यूज करते हैं कि उन्होंने तो कभी डायग्राम बनाई नहीं, या डायग्राम का सब्जेक्ट कभी उन्होंने पढ़ा नहीं, या कभी सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि उनकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो इस लेवल पे आके जब कोई आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, चाहे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है या CSS का एग्ज़ाम है या फिर PMS का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे आपकी डायग्राम बनाना बहुत मैटर करता है, स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो थ्योरी लिखते जाते हैं, लेकिन वो साथ मेंशन नहीं करते कि वो किस चीज़ के बारे में बात क्या कर रहे हैं। अब एक तरफ वो स्टूडेंट है जो सिर्फ थ्योरी लगता है, दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, उसके साथ साथ वो बताता है कि ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, ब्रेन के यहाँ पे जो चीज प्रेजेंट है वो क्या चीज है। तो फिर ऑब्वियसली जो एक एग्जामिनर है वो इसी स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स देगा बजाय उसकी निस्बत जिसने सिर्फ थ्योरी लिखी है। तो कोशिश करें कि डायग्राम पे फोकस करें, जहाँ चार्ट की जरूरत है वहाँ चार्ट बनाएं, जहाँ ग्राफ बनता है वहाँ ग्राफ बनाएं। डायग्राम पे फोकस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छी डायग्राम बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो इस एक्सक्यूज को साइड पे कर दें कि आपको डायग्राम नहीं बनानी आती या कभी आपने डायग्राम नहीं बनाया। थर्ड चैप्टर है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में हम स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्यों स्टडी करेंगे इसकी हम डिटेल देखते हैं। फर्स्ट, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। जिस तरह से अगर हम डेफिनेशन पे फोकस करें तो हमने डेफिनेशन पे फोकस किया था और कहा था कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही है तो हमने बिहेवियर की जो बायोलॉजिकल बेसिस होती हैं उसको हमने स्टडी करना है, क्योंकि इसमें हमारी पूरी हेल्थ इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमारी जितनी भी बॉडी फंक्शनिंग होती है वो हमारे बिहेवियर से लिंक्ड होती है। तो इसमें हमारा मेन फोकस होगा कि उन ऑर्गन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बिहेवियर में। अब बिहेवियर हमारे पास क्या है? एनीथिंग वी डू, कि हर वो चीज़ जो हम करते हैं वो हमारा बिहेवियर है। अब इस बिहेवियर में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब एनीथिंग वी डू में टॉकिंग, रनिंग, स्लीपिंग, हंगर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इन सब में या इन सब को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी लोकेशन क्या होती है, इन सारी चीज़ों में या इस चैप्टर में हम इस सारी चीज़ को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेमोरी के इश्यू आ रहे हैं, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, तो हम देखेंगे कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है और ब्रेन के उस पार्ट में डिफेक्ट की वजह से हमारी मेमोरी लॉस होती जा रही है। तो बेसिकली यही पर्पस होता है कि हम बिहेवियर की बायोलॉजिकल बेसिस को सर्च आउट करें। इसी तरह हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं नर्व्स के ज़रिए। अब जो हमारा बिहेवियर है वो क्लोजली रिलेटेड होता है टू फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम हमारा प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो हमारा बिहेवियर नॉर्मल होगा, लेकिन अगर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और वजह हो सकती है, तो एज अ रिजल्ट हमारा बिहेवियर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा बिहेवियर इफ़ेक्ट हो रहा है, लाइक हमें स्लीपिंग इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें नर्वस सिस्टम का क्या रोल है। इसको स्टडी करने के लिए हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को डीपली स्टडी करेंगे।
हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि हमारे जितने भी बॉडीली प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेशन वगैरह, ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं या प्रोसेसेस हैं, इनको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए और इसका बिहेवियर में क्या रोल है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम नर्वस सिस्टम के हर पार्ट को डीपली स्टडी करें, उसका फंक्शन क्या है और उनका आपस में इंटरलिंक्ड कैसे हैं, उस सब को स्टडी करें ताकि हमें पता लग सके अगेन से कि बिहेवियर की बायोलॉजिकल बेसिस क्या है या नर्वस सिस्टम का बिहेवियर के साथ क्या लिंक है और वो इस सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करता है और कौन सा पार्ट इफेक्ट हो जाए तो क्या इश्यू होता है। अब इस सब के लिए जो नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट है, हम उसको स्टडी कर लेते हैं। फिर हम इसी तरह फर्दर नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाएंगे। अब हम पढ़ने लगे हैं बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फंडामेंटल यूनिट कौन सा है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूरॉन। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सेल से मिलकर बनता है। इन सेल्स को हम न्यूरॉन का नाम देते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारा ब्रेन 10 to 12 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बनता है। इस वजह से न्यूरॉन को स्टडी करना ज़रूरी है। न्यूरॉन्स की टाइप्स होती हैं या नहीं, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम स्टडी करेंगे। और सेकेंडली, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डायग्राम के ज़रिए बनाकर बताऊंगी आपको कि कैसे बनाना है ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह डायग्राम भी बना लोगे आप। अभी हमने पढ़ा कि हमारी ब्रेन में 10 to 12 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। तो ये न्यूरॉन कहाँ होते हैं, हमारे ब्रेन में। मिसाल के तौर पर ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अब यहाँ पे ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, इस तरह से। ये हमारी बॉडी फुल ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे या डिटेल, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 to 12 बिलियन न्यूरॉन हमारे ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। इस वजह से इसको स्टडी करना ज़रूरी है और नेक्स्ट हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके पार्ट्स देखेंगे, उसके बाद उसके फंक्शंस देखेंगे ताकि इजीली आप ड्रॉ भी कर लो और कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अब आपने मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है ताकि आपको बनाने में कोई मुश्किल ना हो। तो सबसे पहली चीज़ इस तरह से करके आपने बनाना है। ये हमारे पास एंड पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स का, DENDRITES, डेंड्राइट्स। उसके बाद ये पार्ट, इसको हम कहेंगे सेल बॉडी। अब यहाँ से एक प्रोजेक्शन होती है और इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन, AXON। अब ये एक्सॉन जब नीचे मूव ऑन करती है तो ये इस तरह से फिर से ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इन ब्रांचेस के एंड पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन टर्मिनल बटन्स या फिर सिर्फ एक्सॉन टर्मिनल्स। अब ये एक्सॉन जो है ये एक शीट से कवर होता है। इस शीट को हम कहते हैं, ये शीट गैप गैप से होती है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट, MYL या MYELIN, माइलिन, SHEATH, शीट, माइलिन शीट का नाम हम इसको देते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं। न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी।
हमारे ब्रेन के दरम्यान में और बॉडी के दरम्यान में जो कम्युनिकेशन होता है वो न्यूरॉन के जरिए होता है, ठीक है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। अब क्या होता है कि जो फैसिलिटेट करेगा कम्युनिकेशन, किस तरह से करेगा, ये डेंड्राइट्स है, यहाँ से मैसेज आएगा। डेंड्राइट का क्या फंक्शन है, रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन होगा, उस न्यूरॉन से ये मैसेज रिसीव करेगा डेंड्राइट्स के थ्रू। अब ये सेल बॉडी से गुजरेगा, सेल बॉडी से गुजरते हुए एक्सॉन में मैसेज जाएगा। अब एक्सॉन का काम क्या है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द बॉडी। यहाँ से जो सिग्नल आया, मैसेज आया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई, वो यहाँ से एक्सॉन में जाएगी और एक्सॉन इसको अवे फ्रॉम द बॉडी लेकर जाएगा। ये एक्सॉन का फंक्शन हो गया। अब हमने बात की थी कि इस पे एक एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट का क्या वर्क है, स्पीड अप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये जो सिग्नल जा रहा है इसको स्पीड अप करता है कौन, माइलिन शीट। अब यहाँ से मैसेज जाएगा, यहाँ पे जाके एक्सॉन टर्मिनल्स की तरफ मैसेज या इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव ऑन होगा। आगे क्या होगा वो हम देखते हैं विद डायग्राम। अब क्या हो गया कि मैसेज यहाँ से बाहर आएगा एक्सॉन टर्मिनल से, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन बना होगा, मैसेज फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा। अब ये एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरम्यान में जो स्पेस है इसको हम नाम देंगे साइनेप्स का। इसको साइनेप्स का नाम देंगे या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम देंगे। ये एमसीक्यूज में भी आता है। अब ये जितना भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा है इसमें से एमसीक्यूज इजीली आपके पास आ जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट, रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन, ठीक है, नीचे एमसीक्यूज दिए हो सकते हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन एक्सेट्रा। फिर इसी तरह एक्सॉन का फंक्शन पूछा जा सकता है, माइलिन शीट का क्या फंक्शन होता है, एंड देन साइनेप्स क्या होता है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरम्यान में जो डिफरेंस होता है यहाँ पे साइनेप्स होता है। अब यहाँ से केमिकल जो सिग्नल आता है उसका क्या प्रोसेसिंग है उसको हम अब फोकस करते हैं उस पर। अब ये जो चीज है इसको मैं रिमूव करके बड़ा करके बनाऊंगी और फिर बताऊंगी कि यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसको हम क्या कहते हैं, और इसके बीच में ये जो डॉट्स टाइप है इसको हम क्या कहेंगे। अब ये जो राउंड है इसको हम कहेंगे साइनेप्टिक वेसिकल, और इसके बीच में जो डॉट्स टाइप हैं ये मैसेजेस होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब जो स्ट्रक्चर था, अब ये सारा जितना भी रिएक्शन हो रहा है ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल पे हो रहा है, एक्सॉन टर्मिनल के यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैसेज रिसीव हुआ, ठीक है, वो क्या मैसेज है वो भी मैं फर्दर आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे आएगा, एक्सॉन से होता हुआ टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल पे आएगा। अब जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पे हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं, ठीक है, ये जो रेड में मैंने बनाया, इसके अंदर मैसेजेस होते हैं, उन मैसेजेस को हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देते हैं। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है तो वो साइनेप्टिक वेसिकल को पुश करता है, एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये जो चीज है ये यहाँ से जब सिग्नल इसको मिलेगा ये यहाँ पे आ जाएगी, इसके अंदर से जो मैसेजेस हैं वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे और कहाँ पे आएंगे, साइनेप्स में आएंगे या साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे, या एमसीक्यूज भी आपके पास आ सकता है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आता है ये डोपामाइन होता है। अब इसको स्टडी करना क्यों जरूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल ये डोपामाइन हमने इस मैसेज को नाम दिया है, अगर ये यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो हमें मेंटल इश्यूज आते हैं, और अगर ये इसकी अमाउंट यहाँ पे कम रिलीज हो तो भी हमारे पास मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। इसीलिए हमें इस चीज को साइकोलॉजी के लिए स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, स्किज़ोफ्रेनिया जिसको कहा जाता है। अगर डोपामाइन का लेवल हाई हो जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया मेंटल इलनेस बंदे को होती है, लेकिन अगर इसका यही डोपामाइन का लेवल यहाँ पे कम हो जाए
तो फिर लैक ऑफ मोटिवेशन वगैरह के इश्यूज आ जाते हैं। इसीलिए बार बार बता रही हूँ कि साइकोलॉजी में इस चीज़ को स्टडी करना ज़रूरी है ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको। अब यहाँ से जब सिग्नल बाहर आएगा तो इसका ये जो है साइनैप्स, इस पूरे को हमने साइनैप्स का नाम दिया, लेकिन जो मैसेज सेंड कर रहा है उसको हम कहेंगे प्री साइनैप्स। और जब यह मैसेज यहाँ पे रिसीव कर रहा है यहाँ पे इस एरिया को, ये हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास पोस्ट साइनैप्स है। अब यहाँ पे ये मैसेज आया, अब ये मैसेज कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट के डेंड्राइट्स पे, और सेम वो स्टार्ट वाला रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर स्ट्रांग होगा, ये मैसेंजर स्ट्रांग होगा हमारे पास, तो फिर ये फिर से सिग्नल भेजेगा और नेक्स्ट न्यूरॉन में फिर सिग्नल चलता आएगा, साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल पे आएगा, फिर यहाँ से बाय साइनैप्स में आएगा और साइनैप्स से ये फर्दर सिग्नल सेंड करेगा। तो इस तरह से करके ये पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर वर्क करता है। इसकी फर्दर भी बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन हम फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं और ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि न्यूरॉन होता क्या है। अब हम अगर कुछ और डिटेल्स है वो भी हम देखते हैं, अदरवाइज हम इसकी टाइप पे मूव ऑन करते हैं। अब एक और चीज़ देख लें, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी अगर आ जाए, जो जो नॉलेज ज़्यादा होता जा रहा है तो डिटेल में डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज आते जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शीट जिन सेल से मिलकर बनते हैं उनको ग्लाइल सेल्स कहते हैं, और वो ग्लाइल सेल्स जो मिलकर ये शीट बनाएंगे उसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, शीट में सेल्स होते हैं, एक सेल्स को हम ग्लाइल सेल्स कहेंगे। जब ये ज्यादा सारे ग्लाइल सेल्स मिलके माइलिन शीट बनाएंगे तो उसको हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहेंगे। एक बार हम इस सारे को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी में। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स का क्या काम है, रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। यहाँ पे और न्यूरॉन होगा, वहाँ से ये मैसेज रिसीव करेगा थ्रू डेंड्राइट्स। आगे सेल बॉडी आ जाएगी, सेल बॉडी के दरमियान में न्यूक्लियस है। ठीक है, सेल बॉडी स्पोर्ट सेंटर है। सेल बॉडी को सोमा का नाम भी दिया जाता है, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। उसके साथ एक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम एक्सॉन का नाम देते हैं। एक्सॉन के बाहर एक शीट होती है जो कि ग्लाइल सेल से मिलकर बनती है, और इन ग्लाइल सेल्स को ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं जब ये माइलिन शीट बना देते हैं। अब ये माइलिन शीट का क्या वर्क है, स्पीड अप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो मैसेज आ रहा है उसकी स्पीड फास्ट करती है। अब एक्सॉन का क्या काम था, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द बॉडी, लाइक या यहाँ से मैसेज लेके आ रही है, इम्पल्स लेके आ रही है और उसको बॉडी की तरफ सेंड कर रही है। अब हमारे पास ये आ जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स के यहाँ पे हमारे पास है साइनेप्टिक वेसिकल या सिंपल वेसिकल बोल लें। यहाँ से जब सिग्नल आता है वो वेसिकल को पुश करता है, वेसिकल एक्सॉन टर्मिनल पे आ जाता है और इसके बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज होते हैं। जिस एरिया में रिलीज होते हैं उसको हम साइनैप्स कहते हैं या साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम देते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है। अब ये जहाँ से मैसेज को सेंड कर रहा है ये प्री साइनैप्स है हमारे पास, और जहाँ पे मैसेज जाके रिसीव होगा जिस एरिया में वह हमारे पास पोस्ट साइनैप्स होगा। अब यहाँ पे ये जो मैसेजेस हैं इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देते हैं। एक एग्जांपल मैंने डोपामाइन की दी, अगर डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी होती है, और अगर इस डोपामाइन का लेवल कम हो तो एज अ रिजल्ट लैक ऑफ मोटिवेशन वगैरह होता है। ठीक है, इस तरह से ये मैसेज यहाँ पे रिलीज होगा, फिर यहाँ पे बाइंडिंग साइड यानी कि नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट के डेंड्राइट से फिर मैसेज अंदर जाएगा। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर स्ट्रांग होगा तो फिर से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेगा, और इस तरह से इसी तरह 10 to 12 बिलियन न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में होंगे, और इस तरह से ये मैसेज सेंड करते रहेंगे जो कम्युनिकेट करेगा बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। अब टाइप्स देख लेते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, एक सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड इज इंटर न्यूरॉन एंड थर्ड इज मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं हमारे पास। सेंसरी इनपुट फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी हमारी जो सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस हैं, टच, टेस्ट, स्मेल वगैरह की, उसको सेंस करते हैं किससे, इन्वायरमेंट से। फॉर एग्जाम्पल
हमने सेंस किया कि ये सरफेस एरिया गर्म है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। सेंसरी इनपुट फ्रॉम इन्वायरमेंट, इसका काम है कि ये जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल हमारी 5 सेंसेस जो हैं, टेस्ट, टच, स्मेल वगैरह की, उसको ये सेंस करता है। फॉर एग्जांपल हमने इस सरफेस पे हाथ लगाया तो ये हमें गर्म लगा, ये सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, रिसीव की इंफॉर्मेशन। अब इंटर न्यूरॉन क्या करता है, ट्रांसफर करता है सिग्नल बिटवीन सेंसरी एंड मोटर। ये सेंसरी से सिग्नल लेगा और मोटर को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, मतलब कि ये बिटवीन होता है, इसीलिए इंटर न्यूरॉन होता है, जो कि हेल्प करता है सिग्नल को पास आउट होने में बिटवीन सेंसरी एंड मोटर। अब मोटर न्यूरॉन देखें तो कनेक्ट टू मसल्स, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स। मोटर है तो याद रखना है कि ये बॉडी की तरफ सिग्नल को सेंड करेगा थ्रू आउट द बॉडी, कंट्रोल मसल्स मूवमेंट, और मसल्स की जितनी भी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने हाथ लगाया, हमें सरफेस गर्म लगी, ये हमने सेंस किया, इसने जल्दी से सिग्नल भेजा मोटर न्यूरॉन को कि तुमने वो मसल्स एक्टिवेट करना है जो तुम्हें इस हॉट सरफेस से बचा सके। हमने जैसे ही इसको टच किया, ये हमें गर्म लगी, ये हमने सेंस की, हमारे ब्रेन ने फौरन से सिग्नल भेजा थ्रू न्यूरॉन्स कि इस चीज़ को फौरन से पीछे कर लो कि ये गर्म है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, हमारे मसल्स की मूवमेंट हुई। तो ये किस वजह से हुई, मोटर न्यूरॉन की वजह से। हमें गर्म फील हुआ, किसकी वजह से हमने सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन की वजह से। इसने जल्दी से सिग्नल भेजा मोटर को कि इस पे टच नहीं करना, ये गर्म है। तो क्या हुआ, मसल मूवमेंट हुई। तो ये इस तरह से करके इसकी टाइप्स थी। अगर आपको कोई सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया हो। वीडियो थोड़ी डिटेल में थी लेकिन कोशिश की है मैं फिर भी इसको वाइंड अप कर सकूं। अभी भी चीज़ें बीच में से मिसिंग है लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।